मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा जहां पर हमारी समाप्त हुई थी उसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं। 1979 में जब मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिया तो तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने विरोधी दल के नेता यशवंतराव चौहान को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जब वाई चौहान ने इसके बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त की, तब उन्होंने चरण सिंह को मौका दिया और चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए नीलम संजीवा रेड्डी ने यह कहा कि वे लोकसभा की बैठक बुलाकर अपना बहुमत साबित करें। इसके बाद चरण सिंह ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उनका दायित्व था कि वे लोकसभा की बैठक बुलाकर अपना बहुमत साबित करें, लेकिन इसके पहले कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन देने से इनकार कर दिया। इसके अंदर की कहानी कुछ और है। शुरुआती दौर में चरण सिंह को आश्वासन मिला था कांग्रेस की ओर से, श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से, लेकिन जब सरकार बन गई और जब समर्थन देने की बात आई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। परिणाम स्वरूप लोकसभा की बैठक में चरण सिंह अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद सरकार बनने की संभावना थी और उस समय जगजीवन राम, जो कांग्रेस से अलग होकर CFD बनाया था, उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा और जगजीवन राम ने मिलकर के CFD बनाया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और वह जनता पार्टी का अंग बन करके चुनाव लड़ा था। तो जगजीवन राम उस समय अपना बहुमत का दावा कर रहे थे, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी जगजीवन राम को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया और उन्होंने लोकसभा को भंग करने की घोषणा कर दी और इस प्रकार से लोकसभा विघटित हो गई। लोकसभा के विघटन के बाद दिसंबर 1979 में चुनाव हुए और इस चुनाव में जनवरी में चुनाव हुए और इस प्रकार से जनवरी 1980 में श्रीमती गांधी पुनः बहुमत प्राप्त करके सत्ता पर वापस आ गई। 1980 से 84 तक श्रीमती गांधी पुनः प्रधानमंत्री के पद पर रहीं और इस अवधि में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सहज सामान्य संबंध नहीं रहे, क्योंकि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नीलम संजीवा रेड्डी को अपना समर्थन नहीं दिया, जबकि नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे और श्रीमती गांधी के विरोध के कारण नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार होने के बावजूद राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। और वही नीलम संजीवा रेड्डी आज 1977 में फिर से राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए और उन्होंने जनवरी 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और यह आवश्यक भी था, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो चुका था। तो श्रीमती गांधी और नीलम संजीवा रेड्डी दोनों इस चीज को नहीं भूले थे कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और श्रीमती गांधी ने एक बार तो बोल भी दिया था कि वर्तमान राष्ट्रपति विरोधी दल से संबंधित है या विरोधी दल के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। तो फिर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो पाई और यहाँ पर नीलम संजीवा रेड्डी ने अपना कार्यकाल 1982 में समाप्त कर दिया। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह नए राष्ट्रपति बने। जब 1982 में नीलम संजीवा रेड्डी का कार्यकाल समाप्त हुआ तो कहानी सुनिए। तो उस समय विरोधी दल जितने भी थे, इन सबकी मंशा यह थी कि जिस प्रकार से 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी को हमने सबने मिल करके निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया था, वही स्थिति 1982 में भी हो और चलिए सब मिलजुल करके तय करें कि अगला राष्ट्रपति हमारे देश का कौन होगा।
श्रीमती गांधी ने कहा कि हमारा कैंडिडेट ज्ञानी जैल सिंह है, आप उसका समर्थन करिए और यदि समर्थन नहीं कर सकते तो आप उनका विरोध करिए। जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। बिल्कुल यही वाली स्थिति थी। और श्रीमती गांधी के जो कैंडिडेट थे ज्ञानी जैल सिंह, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे और वो 1982 के चुनाव में विजयी हो गए और विरोधी दलों की इसमें कुछ भी नहीं गई। तो खैर ज्ञानी जैल सिंह आए। 1984 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी की हत्या हुई और श्रीमती गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा को विघटित किया और लोकसभा को विघटित करने के बाद जब चुनाव हुए 1984 में, तो सहानुभूति वोट कांग्रेस को पूरा मिला और कांग्रेस ने अभी तक कभी भी इतना बहुमत नहीं मिला जितना इस 1984 के चुनाव में मिले। लगभग 80% स्थान, 410 सीटें कांग्रेस ने इस चुनाव में प्राप्त किया। राजीव गांधी अब प्रधानमंत्री बने। 1989 तक उनका कार्यकाल रहा। इस 84 से 89 तक ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 82 से 87 तक था और इस 84 से 87 तक राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर थे तो इनके बीच सहज सामान्य संबंध नहीं रहा। किसी न किसी कारण से राजीव गांधी ज्ञानी जैल सिंह को पसंद नहीं करते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि देश का शासन का कार्य प्रभावित होने लगा। संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व होगा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कि वह केंद्र शासन के कार्यपालिक और विधायी प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को पूरी सूचनाएं देगा। और इसी प्रकार से जब राष्ट्रपति इसके बारे में कोई भी जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री वह जानकारी राष्ट्रपति को देगा। लेकिन ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी वर्षों तक ज्ञानी जैल सिंह से मिलने नहीं गए और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कह दिया था कि राष्ट्रपति से मिलने की जरूरत नहीं है। जो भी कागजात होता था वो सब सील बंद बॉक्स में भर करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता था और कहा जाता था आप इस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए और राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते रहे। जब संसद में इसके बारे में हल्ला गुल्ला हुआ तो राजीव गांधी ने यह कहा कि वे नियमित रूप से राष्ट्रपति के पास मिलने जाते हैं। जब ज्ञानी जैल सिंह को पता चला कि संसद में ऐसा वक्तव्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो उन्होंने तत्काल इसका खंडन किया और यह खंडन सीधे पेपर में भी पब्लिश हो गया। तो संसद में विरोधी दल के सदस्यों को जिनकी संख्या बहुत कम थी उनको हंगामा करने का एक बहुत बढ़िया अवसर मिला। राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह किसी प्रकार के कार्यक्रमों में समारोहों में आपस में मिलते थे, अन्य किसी प्रकार से राजीव गांधी ज्ञानी जैल सिंह के पास चर्चा करने, बात करने, सूचनाएं देने ये नहीं जाते थे। उसमें बोफोर्स का बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था और सीधे प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा था कि स्वयं राजीव गांधी ने रिश्वत लिया है, दलाली ली है। इतना ज्यादा हल्ला हुआ कि संसद के पूरे सत्र हंगामे की बलि चढ़ गए और इतना ज्यादा पूरी सरकार पर जब भ्रष्टाचार की बात आई तो कई लोग यह सोचने लगे थे कि कहीं ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति संसद को, लोकसभा को भंग न कर देंगे। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने अपनी सीमाओं को समझा और श्रीमती गांधी का जो उपकार उन पर था उसको वो कभी नहीं भूले। तो खैर 1987 में ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बाद आर वेंकट रमन राष्ट्रपति बने। 1989 में
लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, नए चुनाव हुए। इस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस फिर से आई, लेकिन उसको 191 सीटें मिली थी लोकसभा में। देखिए कहां 410 और कहां 191। एक बात ध्यान रखने की चीज है, शिखर पर चढ़ना व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है, लेकिन उस शिखर की मर्यादा को बनाए रखना और अपने स्टेटस को यथावत बनाए रखना बहुत कठिन होता है। 410 सीटें जीतने के बाद 5 साल के पश्चात जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तो दूर 191 सीटें केवल मिली थी। तो आर वेंकटरमण ने सबसे पहले राजीव गांधी को, क्योंकि बड़ा दल था इसलिए राजीव गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए परामर्श किया। जब राजीव गांधी ने कहा कि वे बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तब उन्होंने इधर उधर वार्ताएं की और इसी बीच विरोधी दल के नेताओं ने मिलकर के एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाया और राष्ट्रीय मोर्चा बना करके वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मोर्चा को कुल 140 सीटें प्राप्त थी, 140 सीटें हो गई। अब इस समय भारत के साम्यवादी दल ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि वे राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को, वीपी सिंह की सरकार को अपना समर्थन देंगे। वीपी सिंह प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा की उन्होंने बैठक बुलाई और लोकसभा की बैठक में उन्होंने अपना बहुमत साबित करके दिखा दिया। वीपी सिंह काम करने लगे। इस बीच भाजपा ने अपना रथ यात्रा निकाला, रथ यात्रा कार्यक्रम तैयार किया और सोमनाथ से अयोध्या तक की लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा की। उद्देश्य था राम जन्मभूमि के लिए वातावरण तैयार करना। और जब यह रथ यात्रा बिहार में पहुंची तो राष्ट्रीय मोर्चा का एक घटक दल ने, लालू प्रसाद यादव उस समय नेता थे बिहार के, बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी ने अपनी बैठक बुला करके यह तय किया कि अब से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन देना बंद। और जैसे ही भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को समर्थन देना बंद किया, वैसे ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वीपी सिंह ने त्यागपत्र दिया और उसके बाद फिर से एक सर्वमान्य नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने की बात आई। एक बात यहां पर उल्लेखनीय है कि वीपी सिंह का राष्ट्रीय मोर्चा बीच में दोनों आजू बाजू, एक तरफ साम्यवादी दल है, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी और साम्यवादी दल दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते और ऐसे दो विरोधी दल मिल करके वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। सोचिए सरकार की हालत क्या हुई होगी। यद्यपि दोनों दल सरकार से बाहर रह करके समर्थन दे रहे थे, लेकिन स्थिति क्या रही होगी सोच लीजिएगा। तो वीपी सिंह ने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने के बाद फिर से राष्ट्रीय मोर्चे में हलचल हुई और किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। आखिर में तय हुआ कि चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस ने कहा कि हम चंद्रशेखर की सरकार को समर्थन देंगे और इसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर 4 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन देना बंद कर दिया और जैसे ही कांग्रेस का समर्थन विड्रॉ हुआ, चंद्रशेखर को त्यागपत्र देना पड़ा और इस प्रकार से 1989 में जो लोकसभा का गठन हुआ था, 1991 2.5 साल के बाद लोकसभा का विघटन हुआ और 1991 में लोकसभा का नया चुनाव हुआ। इस नए चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सहयोगी दलों के समर्थन से उसने अपना बहुमत का दावा किया। तय हुआ किसको बनाया जाए। विचार विमर्श हुआ कांग्रेस पार्टी में कि अब क्या किया जाए, किसको अपना नेता नियुक्त किया जाए, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव, जो इसके पहले देश में विदेश मंत्री और विभिन्न मंत्रालयों में काम कर चुके थे,
और 1991 तक पहुंचते पहुंचते पीवी नरसिम्हा राव ने कहा अब हमको राजनीति में नहीं शामिल होना है, अलग हो जाते हैं। तो जो नरसिम्हा राव लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़े थे, उनको कांग्रेस ने बहुमत दल का नेता नियुक्त किया। तो जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय वह न तो लोकसभा के सदस्य थे, न ही राज्यसभा के, बल्कि एक सामान्य सा नागरिक जीवन यापन कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना बहुमत साबित किया और इसी बहुमत साबित करने के लिए ऐसा कहा गया, ऐसा बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने उन्हें भारी पैमाने पर रिश्वत दी। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, आगे चल करके इंक्वायरी भी हुई, लेकिन ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जहां बड़े बड़े लोग होते हों वहां पर भ्रष्टाचार का पता नहीं चलता, भ्रष्टाचार का कोई परिणाम सामने नहीं आता। बोफोर्स में दलाली जितनी दी गई 64 करोड़ रुपया, उसकी इंक्वायरी में कम से कम उसके 5 गुना अधिक राशि सरकार ने खर्चा किया, लेकिन बोफोर्स के दलालों का आज तक पता नहीं चल पाया। इसी प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्वत देने की जब बात आई तो वो सब पूरा गोलमोल कर दिया गया। सरकार का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। तो 1991 से लेकर के 1996 तक नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। 1996 में जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ तो 96 में चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विजयी हुई। तो राष्ट्रपति ने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और उनसे कहा कि वे लोकसभा की बैठक बुलाकर अपना बहुमत साबित करें। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को अन्य दलों का समर्थन नहीं मिल पाया। परिणाम स्वरूप 13 दिन के बाद उन्होंने, जब यह तय हो गया कि उनके पास बहुमत नहीं है, तब उन्होंने त्याग पत्र दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का त्याग पत्र देने के बाद फिर से बाकी जो जितने दल थे उनके बीच खुसर पुसर शुरू हुई और उन्होंने सोचा कि विचार विमर्श करना शुरू किया कि अब हम किसको अपना राष्ट्रपति, किसको अपना प्रधानमंत्री बनाए, किसको अपना नेता नियुक्त करें। तो इन विरोधी दलों ने, चूंकि भाजपा के अगस्त में सब काम किया था, भाजपा के अगस्त को किसी प्रकार से सहायता और सहयोग समर्थन देने से इनकार किया था, इसलिए इन्होंने सोचा कि एक सर्वमान्य नेता कौन हो सकता है। आखिर में तय हुआ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का नाम प्रस्तावित किया गया। एच.डी. देवेगौड़ा को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया, लोकसभा की बैठक बुलाई और उन्होंने अपना बहुमत साबित करके बता दिया। लेकिन एच.डी. देवेगौड़ा को 11 माह तक काम करने का अवसर मिला और उसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस का समर्थन जैसे विड्रॉ हुआ, वैसे ही देवेगौड़ा की सरकार गिर गई और उसके बाद फिर से कुछ शुरू हुई और किसको बनाया जाए। राष्ट्रीय मोर्चा ने सोचा किसको, एक सर्वमान्य व्यक्ति कौन हो सकता है, तो फिर इंद्र कुमार गुजराल का नाम प्रस्तावित किया गया। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद कुछ ही समय के बाद गुजराल की सरकार भी गिर गई, क्योंकि सहयोगी दलों ने समर्थन नहीं किया और इस प्रकार से 1998 में लोकसभा को विघटित कर दिया गया। नए चुनाव हुए। नया चुनाव के बाद फिर से किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन 1998 के इस चुनाव में भाजपा ने कुछ अन्य दलों को मिलाकर के एक गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। तो राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। थोड़े से समय के बाद डीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जैसे डीएमके जो सहयोगी दल था उसने अपना समर्थन वापस लिया, वैसे बीजेपी की सरकार गिर गई और गिरने के बाद संभावनाएं देखी जाने लगी कि और कौन सा दल है
जो अपनी सरकार बना सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा कोई भी नजर नहीं आया जो लोकसभा में बहुमत स्थापित कर सके। परिणाम स्वरूप 1998 में 1999 एक सवा साल के बाद लोकसभा को विघटित कर दिया गया और लोकसभा का विघटित करने के बाद नई लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस 1999 के चुनाव में भाजपा ने लगभग 18 दलों को मिला करके अपना बहुमत साबित किया और वाजपेयी जी ने पूरे 5 साल तक शासन का संचालन किया। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था और उनमें इतनी क्षमता थी कि 18 विभिन्न दलों के सदस्यों को लेकर के 5 साल तक मंत्रिमंडल चला सके। अभी तक कोई भी मिश्रित सरकार, मिलीजुली सरकार कभी भी 2.5 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाई। जनता पार्टी की पहली सरकार थी मिलीजुली सरकार जो 2.5 साल तक काम कर सकी। इसके अलावा और कोई भी मिश्रित सरकार भारत में 1.25 साल, 1.5 साल, 11 महीने, 12 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाई। 1999 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें 18 दल थे और इन 18 दलों को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया। यह अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता रही, क्योंकि उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ सब करते थे और वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता था कि एक सही आदमी गलत दल में है। व्यक्ति सही है लेकिन दल गलत है। कौन सा गलत दल है? भाजपा। उनको भाजपा में नहीं होना चाहिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि वे जिस दल में हैं बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां तक कि जब 1984 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा का चुनाव हार गए थे तो उस समय लोग कहते थे, सांसद कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सदन में होना चाहिए, कि उनके समान ओजस्वी भाषण देने वाला उस जमाने में शायद सदन में कोई नहीं रहा। तो खैर, अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा का चुनाव लड़ करके राज्यसभा का सदस्य बने और इस प्रकार से उन्होंने काम किया। अटल बिहारी फिर इसके बाद 1999 में जो लोकसभा का गठन हुआ था उसका कार्यकाल 2004 तक था। 2004 में चुनाव हुए और इस चुनाव में यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट या अलायंस, यूपीए संयुक्त प्रगतिशील सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस के सदस्य ज्यादा थे। यूपीए गठबंधन की नेता श्रीमती सोनिया गांधी थी, इसलिए राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने सोनिया गांधी को बुलाया, क्योंकि यूपीए ने अपना नेता सोनिया गांधी को निर्वाचित किया। अब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो डॉक्टर कलाम ने उन्हें बुलाया। कुछ बातें हुई और कुछ बात होने के बाद जब श्रीमती गांधी वापस गई तो उन्होंने घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री के पद पर काम नहीं करेंगी। अंदर की बातें राष्ट्रपति और स्वयं सोनिया गांधी बता सकती हैं, इसके अंदर की बातें हम जानते नहीं हैं, हम कह नहीं सकते। तो सोनिया गांधी ने घोषणा की वे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होंगी और उसके बाद फिर व्यक्ति की तलाश हुई जो देश का शासन चला सके और रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में रहते हुए कोई व्यक्ति शासन चला सकता है, ऐसे व्यक्ति की तलाश हुई तो उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 2004 से लेकर के 9 तक और 9 से लेकर के 14 तक इस प्रकार से 10 वर्ष तक उन्होंने शासन कार्य का संचालन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार से शासन किया वैसा असहाय प्रधानमंत्री आज तक हमारे देश में कभी नहीं बना। असहाय अवस्था, कुछ नहीं कर सकते, सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते।
किसी को टोक नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, यूपीए में एक सहयोगी दल था टीएमसी, ममता बनर्जी की टीएमसी। तो टीएमसी का सदस्य, टीएमसी का एक सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में रेल मंत्री था। पहले आम बजट और रेलवे बजट अलग अलग होते थे। अभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में दोनों को संयुक्त कर दिया गया है। अब जो आम बजट होता है उसी में ही रेलवे बजट भी सम्मिलित किया जा रहा है। पहले दोनों बजट अलग अलग होते थे। तो जब रेल मंत्री ने अपना रेल बजट बनाया तो उसमें उस मंत्री ने, उसमें त्रिवेदी थे, दिनेश त्रिवेदी समथिंग, तो उन्होंने रेलवे के किराए में, यात्री भाड़े में बिल्कुल नाम मात्र की बढ़ोतरी कर दी। और उन्होंने यह सोच करके कि वे मंत्री हैं और अपने मंत्रालय के बारे में किसी को सूचना उन्हें नहीं देना चाहिए, उन्होंने ममता बनर्जी को नहीं बताया और उन्होंने अपने बजट में यात्री भाड़े में बहुत कम बढ़ोतरी करने की घोषणा की। जब रेल मंत्री ने अपना रेल बजट सदन में पेश किया और उसमें उन्होंने घोषणा की कि यात्री किराए में इतनी बढ़ोतरी की गई है, तो ममता बनर्जी ने उसी समय उस मंत्री को वापस बुलाया और उसके बाद अपने दूसरे टीएमसी के सांसद को रेल मंत्री बना दिया। देखिए, मनमोहन सिंह चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है कि वह मंत्रिमंडल का सर्वेसर्वा होता है। तो इस ढंग से घटनाएं घटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ने अपने किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाकर भेजा, उस दिनेश त्रिवेदी को उन्होंने वापस बुलाया, मतलब कि रेल मंत्रालय से हटा करके अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति को रेल मंत्री बना दिया। तो ये देखिए, इस प्रकार के मनमानी यूपीए की सहयोगी दल करते रहे और डॉक्टर सिंह चुपचाप देखते रहे। तो खैर, उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। 2014 में नए चुनाव हुए और इस बीच बीजेपी की ओर से एक नए नेता का राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण हुआ। बीजेपी ने पूरा सहयोग किया और उन्होंने अपने दम पर लोकसभा का चुनाव में नेतृत्व किया। पूरे देशव्यापी उन्होंने यात्राएं की, सभाएं की, चुनाव रैलियां आयोजित की और इस प्रकार से 2014 के चुनाव में भाजपा को अकेले भाजपा को पहली बार लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। 2014 से 19 तक उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हुआ। 19 के चुनाव में फिर से भाजपा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इस प्रकार से अभी भी सरकार यह चल रही है। यह है भारत में चुनाव की, प्रधानमंत्री के पद की राजनीति। इसके आगे की चर्चा, मतलब प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां, उसकी स्थिति, उसका व्यक्तित्व, इन सभी चीजों के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा होगी। आपको धन्यवाद।